जय हिंद। आज हम कक्षा 10 के रासायनिक अपक्रियात्मक समीकरण के पार्ट 2 को आगे हम देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। उसके बाद हमने देखा रासायनिक अपक्रियाओं के अभिलक्षण क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। फिर रासायनिक समीकरण के प्रकार को देखा था, जिनमें कि हमने संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को देखा था। तो 2 मिनट में सबसे पहले सबको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। तो हमने देखा था कि रासायनिक अपक्रिया में नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे थे तो जल का निर्माण हो रहा था। हाइड्रोजन गैस था, जल, और ऑक्सीजन भी गैस है। जबकि इसके विपरीत जब जल का निर्माण होता है तो द्रव के रूप में होता है। उसके बाद हमने देखा था कि रासायनिक अपक्रियाओं के कुछ अभिलक्षण होते हैं, जिनमें से हमने देखा था कि सबसे पहले जो रासायनिक अपक्रिया होती है तो उनमें कुछ न कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जैसे गैस का उत्सर्जन हमने देखा था। तो जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल में जिंक के दाने को डालते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। उसके साथ ही साथ हमने देखा था तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन के रूप में हमने देखा था कि चूने को, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम जल के साथ क्रिया करा रहे थे तो बूझा चूना प्राप्त हो रहा था, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा की प्राप्ति हो रही थी। उसके बाद हमने देखा था कि इस रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण में ही कि रंग में भी परिवर्तन हो रहा था। जैसे कि हम लोहे यानी कि आयरन को अगर हम बाहर तापमान में वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो जो वायु में उपस्थित नमी होता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके वो जंग का निर्माण करता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अवक्षेप का बनना। तो ये सब रासायनिक क्रियाओं के अभिलक्षण थे। उसके बाद हमने देखा था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में हमने बताया कि जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं उन्हीं रासायनिक अपक्रियाओं को हम सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं तो रासायनिक समीकरण बन जाता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण को हमने देखा था 2 प्रकार से। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की जो संख्या होती है उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होता है। जबकि संतुलित रासायनिक समीकरण में हमने देखा था कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होती है या प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो होती है वो उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अब हम यहाँ प्रश्न आता है कि जो है समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि आज हम देखेंगे कि समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान में द्रव्यमान संरक्षण, यानी कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया होता है तो उनमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया में क्या होगा कि प्रत्येक तत्वों के कुल जो अभिकारक होंगे, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो उत्पाद के कुल द्रव्यमानों के बराबर होगा। ठीक है। तो यानी कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया को अगर हम संपन्न करा रहे हैं तो उसमें जो अभिकारक है, अभिकारक के जो कुल द्रव्यमान है वो क्या होगा, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। और इसलिए जो है जो रासायनिक अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया को अगर हम संतुलित नहीं करते हैं तो अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के द्रव्यमान में भिन्नता आएगी। इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब आगे देखें तो रासायनिक समीकरणों को लिखने के कुछ निर्देश होते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पहला होता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जब हम लिखते हैं, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, अभिकारक लिखते हैं। अभिकारक लिखने के बाद क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उत्पाद लिखते हैं। जैसे कि ये ए हमारा अभिकारक है, उसके बाद हम तीर का निशान लगाएंगे और उसके बाद कोई उत्पाद बन रहा है बी, तो इस तरह से। तो यानी कि ए अभिकारक होगा और बी उत्पाद होगा, बीच में तीर का निशान होगा। इस तरह से हम लिखते हैं
सबसे पहले। उसके बाद अभिकारकों में अगर अभिकारकों और उत्पादों की संख्या अगर एक से अधिक है तो उसके बीच में हम प्लस का सिंबल लगाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं दो अभिकारक को मिला के हमें तीसरा उत्पाद बनाना है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रे लिख देते हैं, ए, एक ए अभिकारक है प्लस बी, इन दोनों अभिकारकों से एक उत्पाद जो बन रहा है वो सी बन रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो जल का निर्माण हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग अभिकारक है, इन दोनों को मिलाने से उत्पाद सी का निर्माण हो रहा है। उसके बाद अगर तीसरा देखें तो रासायनिक समीकरणों को, जो भी हम रासायनिक समीकरण लिखे हुए हैं उनको संतुलित करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर संतुलित नहीं करेंगे तो उनके द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा। चौथा देखते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व या यौगिक के सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये चौथा है। उसके बाद अगला है, पांचवा है, छोटे रासायनिक समीकरणों को हल करने के लिए हम हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी आगे हम हीट एंड ट्रायल विधि पढ़ेंगे भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए, तो उसमें हम देखेंगे कि हीट एंड ट्रायल विधि होता क्या है। उसके बाद अगर हम समीकरणों को संतुलित करने के बाद जो अभिकारक होते हैं तथा उत्पाद होते हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित करने के लिए, जैसे ठोस है तो ठोस के लिए ब्रैकेट में यस, द्रव के लिए यल, गैस के लिए जी तथा विलयन के लिए एक्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैसा है? ठोस अवस्था में है, प्लस H2O यानी कि द्रव है यल, गिब्स CaOH का ट्वाइस, ये AQ है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है? ये हमारा ठोस अवस्था में है, जल हमारा द्रव है, ऐसे जो बना उत्पाद क्या है? हमारा विलयन बना। तो इस तरह से हम इनकी अवस्थाओं को भी परिवर्तित करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला लिखने का क्या निर्देश है कि अभिक्रिया अगर उत्क्रमणीय होता है तो दोनों दिशाओं में तीर का निशान लगाते हैं। कैसे? कुछ इस तरह से। अब उत्क्रमणीय होने के कई हो सकते हैं, जैसे कि H2 प्लस Cl2 gives 2HCl, 2HCl, ये क्या है? हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि H2 प्लस Cl2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा उत्क्रमणीय, या इसके प्लेस पे अगर हम कहें तो आयोडीन पे लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। ये थोड़ा सा इसको प्राप्त करना उत्क्रमणीय में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अगर हम देखें तो इसके प्लेस पे हम आयोडीन के साथ क्रिया करा दें तो ज़्यादा बेटर है, यानी कि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड। इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अपक्रिया कहेंगे। आठवां है, अपक्रिया संपन्न होने के लिए जो आवश्यक ताप है, दाब है या जो उत्प्रेरक है, उन सबको हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। यानी कि जो अपक्रिया संपन्न होने के लिए जितने ताप की आवश्यकता है, दाब की आवश्यकता है या उत्प्रेरक जो भी उसमें सम्मिलित है, उसको हम तीर के निशान पर प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है कि अगर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी के लिए प्लस ऊष्माशोषी अपक्रिया है, ऊष्माशोषी के लिए ऊष्मा दाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी के प्लस ऊष्मा तथा ऊष्माशोषी के लिए माइनस ऊष्मा दाईं ओर लिखा जाता है। माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे मिसिंग है तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक,
यानी कि ये हमारे किसी भी रासायनिक अपक्रिया को लिखने के निर्देश हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषताएं या रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो रासायनिक समीकरण की देखें तो निम्नलिखित विशेषताएं होती, पहले तो ये किसी भी रासायनिक समीकरण को देखकर हम उसके अभिकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। उनमें कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं ना, उनके द्रव्यमान की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है कि जो भी पदार्थ है उसके भौतिक अवस्थाओं के विषय में जानकारी कर सकते हैं कि जो पदार्थ है हमारा या जो यौगिक है वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, विलयन अवस्था में है। जिस भी अवस्था में उनकी अवस्थाओं का हम पता कर लेंगे। तीसरा है कि अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जितने भी आवश्यक जो ताप दाब है या उत्प्रेरक की उपस्थिति का हम जानकारी ले सकते हैं समीकरण से। चौथा, रासायनिक अपक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है या उत्क्रमणीय है, इसका भी हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी बुक का है, दिया हुआ है प्रश्न कि रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित कीजिए। इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। यानी कि जो हमें समीकरण दिया हुआ है वो समीकरण हमारे पास है, दिया हुआ है कि Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 और प्लस हमें दिया हुआ है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। यानी कि ये हमें रासायनिक समीकरण में हमें दिया हुआ है, इसको हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करेंगे। हीट एंड ट्रायल विधि होता क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है कि सबसे पहले जो यौगिक या तत्व दिए रहते हैं उन तत्वों को हमें बॉक्स में रखना होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं Fe, इसको हम बॉक्स में रखेंगे, प्लस दूसरा क्या है हमारा H2O, इसको भी हम बॉक्स में रखेंगे। उसके बाद है हमारे पास Fe3O4, इसको भी हम क्या करेंगे, बॉक्स में रखेंगे। और प्लस क्या है हमारा H2 है, इसको भी हम बॉक्स में रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रासायनिक समीकरण में जो सबसे बड़ा यौगिक होता है या जिस यौगिक में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है उसके परमाणुओं को हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखते हैं Fe3O4 में सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या है, तो Fe3 है। तो हम क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए Fe के सामने हम लेफ्ट साइड में 3 लगा देंगे। ठीक है, बॉक्स के अंदर हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बॉक्स में वैसे ही रहेगा। यानी कि 3 Fe हो गया, फेरस की संख्या 3 हो गई। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की संख्या देनी है। तो ऑक्सीजन की संख्या में कितना रखना है, 4 रखना है। लेफ्ट साइड में इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो हम यहाँ पे अगर हम 4 लिख दें, 4 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन, और इधर भी 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना है, केवल 2 है। तो यानी कि यहाँ पे भी हमें 4 लिखना पड़ेगा। इस तरह से हमारा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गया। यानी कि इस संतुलन की क्रिया को, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के इस विधि को हम क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। यानी कि 3Fe, ये बना क्या, ये बना हमारा 3Fe प्लस 4H2O, और ये बना Fe3O4 और प्लस 4H2, ये हमारा रासायनिक समीकरण बना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी बुक से ही है, कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को साफ करना पड़ता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो देखिए, तो मैग्नीशियम रिवर जो मैग्नीशियम रिवर होता है आर्द्र वायु में
या आर्द्र वायु के प्रभाव से मैग्नीशियम के ऑक्साइड की परत या सफेद रंग की परत जम जाती है, जिसको कि हमें साफ करना आवश्यक होता है। यह परत क्या होता है, मैग्नीशियम के जलने में बाधक होता है। अगर उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को अगर हम नहीं हटाते हैं तो वो क्या होगा, उसको जलने नहीं देगा। इसलिए उसको जलाने से पहले हमें क्या करना होता है, साफ करना पड़ता है। अब इसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, रेगमार्क का कपड़ा यूज करते हैं या रेगमार्क से हम उसे साफ करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं दिया हुआ है, उनको हमें संतुलित करना है। कारण निम्नलिखित रासायनिक अभिकारकों के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक अभिकारकों के लिए संतुलित समीकरण लिखना है, तो इनको हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला देख लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ये दिया हुआ है हमें पहला कि हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का मतलब H2 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि 2HCl। इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। हाइड्रोजन क्लोराइड बोला है तो HCl। अब सबसे पहले देखें तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसके लिए हम हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करेंगे। तो इस विधि में क्या बताया गया कि इस विधि में हम जब संतुलित करते हैं तो संतुलन के लिए सबसे पहले जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों को हमें एक बॉक्स में लिखना होता है, यानी कि H2 इसको हम बॉक्स में लिखेंगे प्लस Cl2 इसको भी हम बॉक्स में लिखेंगे। ऐसे हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है HCl, इसको भी हम बॉक्स में लिखेंगे। तो हमने क्या बताया कि जो सबसे बड़ा यौगिक होता है उस यौगिक को हम क्या करते हैं, उसके परमाणुओं को देखते हैं। तो इसमें देखें सबसे बड़ा अगर हम देखें तो इसमें भी दो है, इसमें भी दो परमाणु है, इसमें भी दो परमाणु है, इसमें भी दो परमाणु है, लेकिन इनमें भिन्न भिन्न परमाणु है। तो सबसे पहले इसी को हम संतुलित करने की कोशिश करेंगे, या किसी को यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, इस साइड में हाइड्रोजन की संख्या एक है और इस साइड में हाइड्रोजन की संख्या दो है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम दो का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या दो हो गई, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या दो है, यहाँ पे भी क्लोरीन की संख्या दो हो गया। इस तरह से हम संतुलित कर लेंगे। ये पहला हुआ, यानी कि पहला हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। दूसरा हमसे कह रहा था कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट को क्रिया करा रहा था, तो इससे बना था बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हमारा बन रहा था, ये हमारा पहला था, ये हमारा फर्स्ट। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है हमारा, तो सेकंड में सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है, यानी कि BaCl2 प्लस किसके साथ क्रिया करा रहा है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4। इसके साथ बन क्या रहा है, इसके साथ बन रहा है हमारा बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 और प्लस बन रहा है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि AlCl3। ये हमारा अभिक्रिया में ये ऐसे तत्व या यौगिक बन रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें एल्यूमिनियम सल्फेट में Al2SO4 का थ्राइस होगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इससे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए अगर हम देखें सबको हमें क्या करना होगा, सबको हमें बॉक्स में लिखना होगा। तो ये सबसे पहले हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2
इसको बॉक्स में रख दिए। प्लस प्लस हमारा दूसरा क्या है, Al2 SO4 का थ्राइस है, इसको भी हम बॉक्स में रख देंगे। प्लस क्या है, BaSO4 है, इसको भी हम क्या करेंगे, बॉक्स में रख देंगे। अब प्लस क्या है, प्लस है AlCl3। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखें तो यहाँ पे जो बेरियम है ना, ये बेरियम है, बेरियम एक है, इधर भी बेरियम क्या है, एक है। लेकिन यहाँ पे SO4 एक है, यहाँ पे SO4 की मात्रा कितनी है, 3 है। तो इसके सामने हम क्या करेंगे, 3 लगाएंगे। ये क्या हो गया तुम्हारा, 3 बेरियम सल्फेट हो गया, ये SO4 है। जैसे ही 3 लगाए तो बेरियम को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे भी लगाएंगे, यानी कि 3 बेरियम इधर भी हो गया, SO4 ये संतुलित हुआ। अब हमें क्या करना है, एल्युमिनियम और क्लोरीन को हमें संतुलित करना है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम 2, यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2, और 2 3 6 क्लोरीन, और 3 दूनी 6 क्लोरीन। तो इस तरह से हमारा ये संतुलित हुआ। उसके बाद हमारा तीसरा जो दिया हुआ है, कह रहा है कि सोडियम को जल के साथ अगर हम क्रिया करा रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। तो देख लेते हैं तीसरा। तीसरा है सोडियम है, यानी कि Na, इसको किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, तो ये जल के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो सोडियम को जल के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो ये बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH, और प्लस बन रहा है H2। यहीं पे हम बॉक्स बना लेते हैं। और देखते हैं इसको। सबसे पहले देखें तो सोडियम की मात्रा कितनी है, सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या इधर 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करें, अगर यहाँ पे हम करें 2, तो जैसे ही 2 करेंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 ही हो रहा है, तो इसको भी हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम 2 लगा देंगे, यानी कि हाइड्रोजन संतुलित हुआ। अब हाइड्रोजन के संतुलन के लिए, अच्छा, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन भी 2 2 4 हुआ, और सोडियम की संख्या 2 हो गई, तो इसको भी हम संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये भी संतुलित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रासायनिक अपक्रिया जो होते हैं, जो शब्द रूप में दिए रहते हैं, उनका हम आसानी से हम संतुलन कर सकते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, तथा जो भी आपके सहपाठी हैं उनको और शेयर करिए, और जो भी सुझाव हो उन सुझाव को कमेंट में जरूर दीजिए कि इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, और अगले वीडियो में देखेंगे हम।